जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका के टैरिफ के बीच ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए अपना भारत दोस्तों रशिया से फिर एक बार हथियार खरीदने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इन हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की लगाई गई थी अकल ठिकाने। अब ट्रंप के टैरिफ को ठेंगा दिखाते हुए भारत उठाने जा रहा है बड़ा फायदा दोस्तों। इतना ही नहीं, रशिया ने भी भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट बेचने का कर दिया ऑफर। अमेरिका का भड़कना तय माना जा रहा है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे अमेरिकी सांसद ने कर दिया बहुत बड़ा दावा, बता दिया H1B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के इस खास व्यक्ति का है हाथ। जी हाँ, इसी के कहने पर ट्रंप ने ये H1B वीजा वाला नया फैसला लिया है दोस्तों। उस व्यक्ति को जानकर आप जाएंगे चौंक। तो वहीं भारत को बहुत बड़ी गिदड़ भभकी दे दी दोस्तों। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जोड़ दिया, उसमें सऊदी अरब का भी नाम बताएंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर सऊदी के समर्थन पर क्या बोला फिर से पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। तो वहीं पाकिस्तान में रात 2 बजे पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई आम लोगों के घरों पर स्ट्राइक और उसमें बच्चों की महिलाओं की मौत के बाद 1.5 साल के बच्चे को हाथ में लिए दोस्तों वहां की जनता कहती नजर आ रही है कि क्या ये बच्चा भी आतंकवादी था जो 1.5 साल का था। इसको क्यों मारा पाकिस्तान की वायुसेना ने। दोस्तों आपको बताएंगे पाकिस्तान की वायुसेना के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है भारी मात्रा में जनता, मांग रही है जवाब। तो वहीं आगे आने वाले लगातार त्योहारों से पहले दोस्तों देश भर में अशांति फैलाने की रची जा रही है बहुत बड़ी साजिश। बताएंगे क्या है आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद, जानकर आप भी जाएंगे चौंक दोस्तों। तो वहीं सोने चांदी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, क्या धनतेरस तक में सस्ता होगा सोना या बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी जानकारी हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख और भारत के स्वतंत्र नीति का दिल खोलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के साथ 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 अरब डॉलर के सौदे के तहत रशिया अगले साल S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति करेगा। सोमवार को बड़ी जानकारी सामने आई। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा सूत्र के हवाले से जानकारी दी कि रशिया 2026 में भारत को 5 S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा। इनमें से 4 प्रणालियों की अभी तक आपूर्ति की जा चुकी है, 5 हैवी आपूर्ति अगले साल की जाएगी। आपको बता दें कि S-400 मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। और ये बात भी दिलचस्प है कि भारत अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए रशिया से यह सौदा कर रहा है, जबकि बार बार अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है कि तुम रशिया से कुछ भी खरीदोगे तो हम तुम पर और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अपना भारत दोस्तों स्वतंत्र नीति को फॉलो करते हुए कहां रुकने वाला। भारत की मोदी सरकार ने पहले ही कह रखा है कि हम देश के हित में फैसला लेंगे, चाहे उसके लिए कोई खुश रहे या नाराज। वहीं रशिया ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट बेचने का भी बड़ा ऑफर दे दिया दोस्तों। रशिया ने भारत को अपनी 5 हैवी पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और स्थानीय उत्पादन के लिए एक प्रस्ताव सौंपा है। इसकी जानकारी रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने ही दी। उसने सैन्य सूत्रों के हवाले से बता दिया है कि इस प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही उत्पादन के लिए प्लांट लगाना शामिल है। रशिया ने सुखोई 57 के भारत में निवेश के स्तर का निर्धारण करने के लिए अध्ययन भी शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि रशिया नासिक में पहले से ही ऑपरेशनल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सुखोई 30 MKI निर्माण प्लांट का इस्तेमाल कर सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये खबरें डोनाल्ड ट्रंप की भौहें चौंका सकते हैं दोस्तों। अमेरिका के साथ साथ बाकी बड़े बड़े देशों को यह लग रहा है कि आखिर अमेरिका के सामने भारत झुक क्यों नहीं रहा और भारत में वो कौन सी ताकत है कि ट्रंप को जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। दोस्तों भारत की इस पावर को देखकर बाकी देश भी चौंकते नजर आ रहे हैं, खास करके पश्चिमी देश। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अपने भारत की बढ़ती पावर के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वहीं आपको चौंकाने वाली जानकारी बता दें, रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। अब व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही रख दी बहुत बड़ी परमाणु शर्त। सवाल ये कि क्या करेंगे अब ट्रंप, बता दें।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि रशिया न्यू स्टार्ट संधि की प्रमुख सीमाओं का पालन 1 वर्ष और जारी रखने के लिए सहमत है, जो 5 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने अमेरिका से भी इसी तरीके के कदम की अपेक्षा जताई ताकि दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ से बचे रहें। ये संधि मूल रूप से 2010 में हुई थी और 2021 में 5 वर्ष के लिए विस्तारित की गई थी। इसकी अवधि फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है। पुतिन का ये बयान यूक्रेन संकट और वैश्विक जटिलताओं के बीच आया है, जहां परमाणु नियंत्रण पर चर्चा तेज हो रही है। व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि रशिया 5 फरवरी 2026 के बाद 1 वर्ष तक संधि की मुख्य संख्यात्मक सीमाओं का अनुपालन बनाए रखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा करके हम इन स्वयं लागू प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लेंगे। यानी कि उनका मानना है कि यह तभी संभव होगा जब अमेरिका भी ऐसा करेगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो रक्षा क्षमताओं के वर्तमान संतुलन को प्रभावित या भंग करे। यानी कि इससे पहले अमेरिका रशिया को घेरता। दोस्तों, रशिया ने बड़ा खेला कर दिया ट्रंप के साथ। यानी कि इससे रूस आगामी साल में किसी भी हथियार वृद्धि से पहले वैश्विक प्रतिक्रिया और अमेरिका की स्थिति का आकलन करना चाहता है। ये न्यू स्टार्ट संधि दुनिया के सबसे बड़े 2 न्यूक्लियर संपन्न देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रमुख साधन रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां H-1B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के खास पीटर नवारो का है हाथ। जी हां, अमेरिकी सांसद ने कर दिया बहुत बड़ा दावा। बता दें, पहले टैरिफ और अब H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन के फरमान के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस कदम के पीछे ट्रंप के व्यापार सहयोगी पीटर नवारो है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में डेमोक्रेटिक सांसद ने कहा है कि वे H-1B वीजा पॉलिसी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अगले कुछ सालों में इससे अमेरिकी कंपनियों को ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय कर्मचारी ही अमेरिका में बड़े बड़े पदों पर बने हुए हैं। इस पॉलिसी का असर ट्रंप प्रशासन के भीतर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद अमी बेरा ने H-1B वीजा पॉलिसी को लेकर ट्रंप प्रशासन से स्पष्टता की मांग की। उन्होंने इस पॉलिसी के पीछे पीटर नवारो का हाथ होने का आरोप लगाया। अमी बेरा ने कहा कि अगर इस तरह की कोई पॉलिसी लागू करनी ही थी तो पहले जानकारी या चेतावनी दे देनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस तरह की नीति पीटर नवारो की प्लानिंग होगी। जी हां, अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों तो ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, H-1B वीजा और ट्रंप टैरिफ के बीच पहली बार मिले जयशंकर जी और मार्को रूबियो। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के सत्र के दौरान आयोजित इस बैठक में दोनों नेताओं ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया, साथ ही हाथ मिलाया। ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत की रूसी तेल खरीद के प्रतिक्रिया में भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न व्यापारिक विवाद के बाद उनकी पहली आमने सामने की बातचीत थी। हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, लेकिन अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस लंबे इंतजार वाली बैठक के आधिकारिक विवरण अभी तक जारी नहीं किए गए हैं कि इस बैठक में क्या क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, H-1B वीजा वाले इस नए फैसले पर शशि थरूर का भी बयान आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात को लेकर तारीफ में कसीदे गढ़ते नजर आए हैं। दोस्तों बता दें, कांग्रेसी सांसद शशि थरूर का मानना है कि यह फैसला भारत के लिए लंबे वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है। शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस H-1B वीजा मामले को लेकर हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये एक झटका है, ये अप्रत्याशित था और शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों व कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन मध्यम अवधि में इसका ऐसा असर भी हो सकता है जो हमारे पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि हमें बार बार खुद को पीड़ित समझने के बजाय इस फैसले को मौके की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इससे भारत के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। शशि थरूर का कहना है कि H-1B वीजा पर भारी फीस लगाने का आखिरी नतीजा भारत के हक में जाएगा। कई जानकार मानते हैं कि इस फैसले से वीजा प्रोग्राम करीब करीब खत्म हो जाएगा। थरूर ने कहा कि अमेरिका के पास पर्याप्त इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स नहीं है। नतीजा ये होगा कि जो काम अभी अमेरिका में हो रहा है वो इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और सबसे ज्यादा भारत की कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। वहीं सत्ताधारी बीजेपी से छिपा हुआ वरदान बता रही है। उनका कहना है कि भारतीय इंजीनियर अब अपने देश लौटकर यहाँ की प्रगति में और योगदान देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही देखिए दोस्तों, शशि थरूर भी विपक्षी कांग्रेसी पार्टी से सांसद हैं। वही इन्होंने पदे की बात कही है, लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी अन्य नेताओं ने, कांग्रेसियों ने उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेरने की बातें की थी। अब ऐसे में शशि थरूर के इस बयान पर और बाकी
बाकी कांग्रेसियों के बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट में आपके क्या विचार है इन नेताओं को लेकर। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां कैसे पाकिस्तान के पीएम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के तलवे चाटते हैं दोस्तों। कैसे पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन के लिए स्लेव बना दिया गया है दोस्तों, इस खबर से आपको क्लियर हो जाएगा। आखिरकार आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो इस महीने राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं, उन्होंने अमेरिका दौरे से पहले चीनी प्रोजेक्ट को लेकर चेतावनी दे दी है दोस्तों। ये काफी हैरान करने वाला वाक्य है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चीनी प्रोजेक्ट को लेकर धमकी दे रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि भले ही चीन पाकिस्तान का महान दोस्त और भाई है, लेकिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी वो आखिरी मौका है जिससे पाकिस्तान चीनी निवेश और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है। उन्होंने सीपीईसी प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर चेतावनी दे दी, जो काफी देर से चल रहा है। दरअसल इस्लामाबाद में कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहबाज शरीफ ने मंत्रालयों और विभागों को चेतावनी दे दी है कि सीपीईसी 2 के तहत चल रहे $8 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान चीन B2B सम्मेलन की सफलता और हुए समझौतों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहने देना है, बल्कि उन्हें जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलना होगा ताकि चीनी निवेश हकीकत में तब्दील हो सके। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से पीछे से चीन पाकिस्तान को हड़का रहा है, तो वहीं अब शहबाज शरीफ अपने विभागों को, अपने मंत्रालयों को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के विभागों की खुद की कोई नीति नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हमारा साथ देगा सऊदी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते शाम कहा कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आसिफ का यह बयान पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए रक्षा समझौते के कुछ ही दिन बाद आया है। एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध में उतरते हैं तो क्या सऊदी अरबिया इसमें शामिल होगा। इस पर आसिफ ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ ने जोर देकर कहा कि समझौते के तहत दोनों इस्लामी देश किसी भी हमले की स्थिति में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कहीं से भी हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हम मिलकर जवाब देंगे। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार मीडिया में यह बयान दे रहे हैं कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो सऊदी हमारी मदद करेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि सऊदी अरब ने यह डील करके सिर्फ पाकिस्तानी सेना को एक रेंटल सेना की तरह इस्तेमाल करेगी। और रही बात भारत पाकिस्तान के युद्ध में सऊदी अरब के कूदने की, तो दोस्तों सऊदी अरब भी जानता है कि भारत उसका कितना बड़ा व्यापार साझेदार है और वो कभी भी किसी भी कीमत पर भारत के साथ बैर नहीं मोल ले सकता। और ऐसी स्थिति में भारत के पीछे इजराइल और रशिया जैसे देश भी खड़े हैं, जो बैकबोन बनकर खड़े हैं इनका जवाब देने के लिए। लेकिन वो बात की स्थिति है दोस्तों, ये हमने अपना जवाब दिया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। आप लोगों का क्या रिप्लाई है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, अंत में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वहीं दोस्तों पाकिस्तानी विधायक ने किया सेना और पुलिस के झूठ को बेनकाब, नरसंहार में इस्तेमाल मिसाइल के दिखा दिए सबूत। जी हां, पाकिस्तान में सोमवार को रात 2 बजे सेना की ओर से की गई आम लोगों के घरों पर स्ट्राइक और उसमें बच्चे, महिलाओं समेत कुल 30 नागरिकों की मौत पर पाकिस्तानी पुलिस ने दावा किया है कि धमाका आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के विस्फोटक से हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के झूठ के पुलिंदों की पोल खोल दी। घटनास्थल पर पहुंचे पाकिस्तानी विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने LS-6 बम के टुकड़े दिखाए, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 के रिहायशी मकानों पर दागा था। टुकड़े दिखाते हुए विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने दावा किया है कि ये उसी मिसाइल का टुकड़ा है जिसकी वजह से कई बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक शहीद हो गए। साथ ही पाकिस्तानी सेना के स्ट्राइक को त्रासदी बताते हुए पाकिस्तानी विधायक ने कहा कि यह त्रासदी न सिर्फ इंसानियत पर तमाचा है बल्कि पूरे क्षेत्र की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना भी है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए पाकिस्तानी विधायक ने कहा कि यह जुल्म और क्रूरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मासूम बच्चों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हर मंच पर इस आवाज को उठाया जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिलता हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, इसी समय बच्चों के जनाजे को कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाते समय एक हृदय विदारक तस्वीर भी सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना की स्ट्राइक में मारे गए 1.5 साल के
बच्चे को एक युवक ने गोद में उठाकर रो रो कर पाकिस्तानी सेना और सरकार से पूछा कि क्या ये बच्चा भी आतंकी था, आखिर इसकी गलती क्या थी जो इसको मार दिया गया, इस पर अटैक किया गया। अब ऐसे में घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना को लगा कि ये आतंकवादियों का गढ़ है जहां पर टीटीपी आतंकी रह रहे हैं, और बीती रात करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पाकिस्तानी वायुसेना ने ये तगड़ा अटैक कर दिया दोस्तों आम जन पर, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां पर कनाडा ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने भी ट्रंप को दिया तगड़ा झटका, फलस्तीन राष्ट्र को दे दी मान्यता। जी हां, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोमवार को कह दिया कि फ्रांस आधिकारिक तौर पर फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे रहा है। यह कदम फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया, जिसका मकसद इजराइल फलस्तीन विवाद के 2 नेशन समाधान के लिए नए स्तर पर समर्थन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की घोषणा पर उपस्थित 140 से अधिक नेताओं ने जोरदार तालियां बजाई। मैक्रोन ने कहा कि मिडल ईस्ट और इजरायली और फलस्तीनियों के बीच शांति के प्रति मेरे देश की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के हिसाब से मैं आज घोषणा करता हूं कि फ्रांस फलस्तीन राज्य को मान्यता देता है। हालांकि इस बैठक और फलस्तीनी राज्य की विस्तारित मान्यता का जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। जहां इजराइल गाजा पट्टी में एक और बड़ा आक्रमण कर रहा है और कब्जे वाले पश्चिमी तट में बस्तियों का विस्तार कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, आखिरकार कनाडा आ गया रास्ते पर। एनएस से अजीत डोभाल का दबाव कर गया काम, खालिस्तानी पन्नू का बॉडीगार्ड हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, पन्नू की पर्सनल सिक्योरिटी में रहता था ये तैनात। दरअसल काफी लंबे समय के बाद कनाडा और भारत का रिश्ता एक बार फिर से पटरी पर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल कनाडा ने भारत की मांग मानते हुए खालिस्तान जनमत संग्रह के एक प्रमुख समन्वयक और गुरुपतवंत सिंह पन्नू के करीबी सहयोगी इंद्रजीत सिंह गोजल को गिरफ्तार कर लिया। इंद्रजीत सिंह की गिरफ्तारी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले तो एनएस से अजीत डोभाल जी की अहम भूमिका रही है। ऐसे में कनाडा के इस एक्शन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में काम करने वाले अलगाववादी समूहों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि ट्रूडो की सरकार में इन अलगाववादियों को काफी छूट मिल गई थी, जिससे ये लोग भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए थे। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से अफगानिस्तान में मचा हाहाकार, काबुल से कंधार तक तालिबान की दौड़, क्या सच में लौटेगा अमेरिका? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बगराम सैन्य अड्डे को लेकर दिए गए बयान के बाद तालिबान में हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान के शीर्ष नेता लगातार काबुल से कंधार तक का दौरा कर रहे हैं। कंधार में ही तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंखुदजादा रहता है। बताया जा रहा है कि काबुल का शीर्ष तालिबान नेतृत्व ट्रंप के बयान पर राय मशविरा करने और अपनी रणनीति को उजागर करने के लिए कंधार आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन बगराम पर कब्जे के लिए तालिबान से बातचीत कर रहा है। हालांकि तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की टिप्पणी के बाद से ज्यादातर तालिबान कैबिनेट मंत्री अपने सर्वोच्च नेता से मिलने कंधार आए हैं। उन्होंने बताया कि इस चर्चा में रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की कतर यात्रा भी शामिल थी, जहां कतर के अधिकारियों ने बगराम के संबंध में वॉशिंगटन के अनुरोध को उठाया था। सूत्रों के मुताबिक बैठकों में तालिबान नेताओं को बताया गया कि दोहा समझौते के तहत अमेरिका तालिबान की भागीदारी के साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में अफगान क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर अब यूके का करारा प्रहार, ग्लोबल टैलेंट वीजा पर किया शानदार ऐलान, चीन को भी छोड़ दिया पीछे। जी हां, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंस और टेक्नोलॉजी टैलेंट को खींचने की वैश्विक होड़ तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लागू करने के बीच चीन के बड़े ऐलान के बाद अब ब्रिटेन ने रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार अपने ग्लोबल टैलेंट वीजा पर पूरे तरीके से वीजा फीस माफ करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और चांसलर रेचल्स रिव्यूज की निगरानी में चल रही ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स ने संकेत दिया है कि टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े या प्रतिष्ठित अवार्ड जीतने वाले विशेषज्ञों के लिए यह वीजा बिल्कुल मुफ्त किया जा सकता है। पहले से ही यूके ने £54 मिलियन का ग्लोबल टैलेंट फंड शुरू किया है, जिसमें रिसर्चर्स और उनकी टीमों को 5 साल तक रिसर्च और एलिगेशन सपोर्ट दिया जाएगा। इसका मकसद ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं स्ट्रेटजी, यानी कि अमेरिका ने गेंद फेंका तो तुरंत ब्रिटेन ने उसको लपक लिया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताएगा। अगली खबर की बात करें, जहां
त्योहारों से पहले अशांति फैलाने की क्या बहुत बड़ी है ये साजिश। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से देश भर में बढ़ा तनाव, पुलिस हुई चौकन्नी। बता दे क्या है ये खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ईद मिलाद उल नबी ने जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश भर के शहरों में फैल चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जहां नाबालिग बच्चे भी सर तन से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। ये आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक गलतफहमी या सोशल मीडिया की अफवाहों पर आधारित है। हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं दोस्तों। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव से आई चौंकाने वाली वीडियो की। कानपुर की घटना के विरोध में उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चे सड़कों पर उतर आए और सर तन से जुदा जैसे नारे लगा रहे थे। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया और एक इंस्पेक्टर की वर्दी को स्टार तक नोच लिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इसी तरह का बवाल हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला। यहां पुलिस ने 8 FIR दर्ज की और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोस्तों ऐसी घटनाएं सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं है, देश भर में कानून की घटना के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बरेली में घरों के बाहर पोस्टर लगाते दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में जुलूस निकले हैं, जहां बैनरों पर पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताया गया। गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। इस मामले में 17 गिरफ्तारियां हुई और 88 पर केस दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर #आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों ये पूरा आंदोलन आई लव मोहम्मद के नाम से चल रहा है, जहां मोहम्मद का तात्पर्य इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से है। समर्थक इसे धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का हथियार। आप क्या मान रहे हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या ऐसे प्रदर्शन को, क्या ऐसे पहल को किसी भी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर दोस्तों इस बात पर जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपकी राय हो सकता है दोस्तों भारत को और ज्यादा डेवलप बना दे। तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां सोने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कीमत 1,16,000 के पार। चांदी में भी तेज उछाल। जी हां, मजबूत वैश्विक संकेतों से उत्साहित होकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 2200 रुपए बढ़कर 1,16,200 प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। निवेशक नीतिगत दिशा के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की महत्वपूर्ण टिप्पणी का इंतजार कर रहे हैं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,14,000 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5% शुद्धता वाला सोना 2,150 रुपए बढ़कर 1,15,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। इस बीच सोमवार को चांदी की कीमतें 4380 रुपए बढ़कर 1,36,380 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार को चांदी 1,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस साल अब तक चांदी की कीमतें 31 दिसंबर 2024 के 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम से 46,680 रुपए प्रति किलोग्राम या 52.04% बढ़ चुकी है। दोस्तों इस बार लग रहा है कि जैसे त्योहार फीका पड़ने वाला है। सोने की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है और लगातार बढ़ रही है। दोस्तों बढ़ने की स्पीड और घटने की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। अगर 20-20 लीटर की बाल्टी आप मान लीजिए कि बढ़ रही है, तो एक एक मग ही घटता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। लेकिन इस बार त्योहार काफी फीका सा पड़ने वाला है सोने चांदी को लेकर। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।